इसके बाद मानो विवेक बिंद्रा का करियर का सितारा चमक गया था। यहाँ तक तो विवेक बिंद्रा का सब कुछ सही था, मानो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। ये एक बिजनेस का नियम है और रिप्लेसमेंट या रिफंड पॉलिसी हर कंपनी की होती है और होनी भी चाहिए। तो विवेक बिंद्रा बिजनेस के इतने बड़े जानकार, मार्केट के इतने बड़े आदमी, तो क्यों ना ये टेक्निक अपनाए। वो इसी टेक्निक को वो अपनाने बड़ा बिजनेस के नाम से फील्ड में उतर पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो गच्चे खा जाएंगे। तो ये सीधा सीधा ट्रेडिशनल नजर आने वाला बिजनेस धीरे से एमएलएम में घुस गया और ये बन गया एक पॉन्जी स्कीम। नमस्कार दोस्तों, देवल इंडस्ट्रीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेंद्र कुमार। वही जो चर्चा चारों तरफ छाई हुई है, यूट्यूब पे स्क्रॉल करते ही आपको दिख रही है, उसी पे हम भी चर्चा करने आज आ गए हैं। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, जिसमें आपस में बहस शुरू हो गई है, भिड़ंत शुरू हो गई, इंटरनेट की दुनिया में छाए हुए हैं, हैशटैग पे हैशटैग चले पड़ा हुआ है। उन्हीं लोग के बारे में चर्चा करने आए हैं। कौन सही है कौन गलत, ये बोलना मेरे बस की बात नहीं। छोटे मुंह बड़ी बात होगी। उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, लाखों फॉलोअर हैं, लाखों क्या करोड़ों के फॉलोअर हैं, लेकिन छोटी मोटी अपनी बातें जो मेरा दिमाग कह रहा है वो सोचा कि आपके बीच में शेयर करूं। कौन सही कौन गलत, इस पे चर्चा करने से पहले एक छोटा सा कंपैरिजन तो बनता है संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में। विवेक बिंद्रा, इनका यूट्यूब चैनल विवेक बिंद्रा के नाम से है। संदीप माहेश्वरी, इनका यूट्यूब चैनल संदीप माहेश्वरी के नाम से है। विवेक बिंद्रा 2.14 मिलियंस फॉलोअर के साथ में दूसरे नंबर पे है और संदीप माहेश्वरी इनसे ज्यादा फॉलोअर रखे हैं, 2.84 मिलियन। दोनों की ही कंपनी है। विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस के नाम से अपनी कंपनी चलाते हैं और इमेज बाजार के नाम से संदीप माहेश्वरी अपनी कंपनी को चला रहे हैं। अर्निंग की बात करें तो विवेक बिंद्रा की अर्निंग 6,88,000 से लेकर के 1,10,00,000 रुपए महीने की है। ये मेरा अनुमान नहीं है, ये अनुमान लगाया है सोशल ब्लेड नाम की एक वेबसाइट ने। आप खुद जाकर के सोशल ब्लेड पर किसी यूट्यूब चैनल से होने वाली अर्निंग को आप देख सकते हैं। वहीं संदीप माहेश्वरी की बात करें तो संदीप माहेश्वरी के बारे में सभी लोग जानते हैं। अपने व्यूवर्स के लिए वो अपने मोनेटाइजेशन को ऑफ करके रखते हैं, इसलिए उनकी अर्निंग जीरो है। वैसे पर्सनली कहूँ तो मैं भी संदीप माहेश्वरी को बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है जिसमें मिलियंस में फॉलोअर हैं और मिलियंस में भर भर के व्यूज़ आता है, और आपको पता है कि अगर मैं मोनेटाइजेशन को ऑन कर दूँ तो 40-50 लाख रुपए महीने के कहीं नहीं गए, ये जानते हुए भी संदीप माहेश्वरी सिर्फ इसलिए अपने मोनेटाइजेशन को ऑफ करके रखते हैं कि उनके वीडियो से जो लोगों को एक इनपुट मिले, जो ज्ञान मिले, वो कहीं उसमें इंटरप्शन ना आए। लोग वीडियो देख रहे हैं, उसके बीच में ऐड ना चलने लगे, इसलिए अपने वीडियोस की मोनेटाइजेशन को बंद करके रखते हैं। एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी जब यूट्यूब ने ये कहा था कि हम जो चैनल मोनेटाइज नहीं है उनमें भी ऐड देंगे। इस पर संदीप माहेश्वरी ने बोला था कि मैं यूट्यूब चैनल को छोड़ दूंगा। खैर वो अलग विषय है, वो पुरानी बातें हैं, उसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। वीडियो अपलोड्स की बात करें तो विवेक बिंद्रा ने 1092 वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। वहीं संदीप माहेश्वरी ने 642 वीडियोस ही मात्र अपलोड किए हैं अभी तक। संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल की कैटेगरी को पीपल रखा है और एजुकेशन में रखा है अपने चैनल को विवेक बिंद्रा ने। तो ये कंपैरिजन हो गया यूट्यूब के बेसिस पर इन दोनों दिग्गजों के बीच में। आगे जानते हैं विवेक बिंद्रा की अर्ली स्टेज की कहानी। 1982 में पैदा हुए विवेक बिंद्रा जब छोटे थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। देहांत के बाद उनकी माताजी ने दूसरी शादी कर ली और विवेक बिंद्रा का एडमिशन हुआ सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दिल्ली में। उसके बाद उन्होंने अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा से अपनी एमबीए की डिग्री को कंप्लीट किया और उनके पास एक पीएचडी की भी डिग्री है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। एमबीए के दौरान विवेक बिंद्रा इंट्रोड्यूस होते हैं भगवत गीता से। भगवत गीता को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं और उनके जीवन में आगे भगवत गीता एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जैसा कि हम लोग अब उनके वीडियोस में देखते हैं, हर चीज़ को वो कोरिलेट करते हैं भगवत गीता के किसी न किसी श्लोक से, और लोगों ने इसको काफ़ी सराहा और पसंद किया। पहली बार मैनेजमेंट और बिजनेस की दुनिया में भगवत गीता को किसी ने इंट्रोड्यूस किया था तो विवेक बिंद्रा ने। काफ़ी वाहवाही भी हुई थी। मैं खुद उनके वीडियोज़ उस वक्त बहुत देखा करता था। अर्ली करियर की बात करें तो विवेक बिंद्रा ने बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पर काम शुरू किया। उसके बाद वो कॉर्पोरेट ट्रेनर बने। 20 साल के अपने करियर के दौरान करीब 7 लाख बिजनेस प्रोफेशनल्स को विवेक बिंद्रा ने ट्रेन किया है। बात करें विवेक बिंद्रा को पहचान कब मिली तो लाइमलाइट में, या एक इंटरव्यू विवेक बिंद्रा का मैंने देखा था तो उसमें उन्होंने बताया था कि उनको लाइमलाइट तब मिली, पहचान तब मिली जब मारुति का एक केस उनको हैंडल करना पड़ा। मारुति के मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में तनातनी ठनी हुई थी और विवेक बिंद्रा ने इस केस को सॉल्व किया था। मारुति के मैनेजमेंट और वर्कर्स को बिठा करके बीच में आकर के उन्होंने इस केस को सॉल्व किया था। उसके बाद विवेक बिंद्रा को पहचान बनी। उसके बाद बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को विवेक बिंद्रा ने कंसल्ट किया, कंसल्टेंसी अपनी प्रोवाइड की, जिसमें थे हुंडई थी, होंडा थी, हीरो मोटोकॉर्प्स और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी।
इसके बाद मानो विवेक बिंद्रा का करियर का सितारा चमक गया था। यूट्यूब चैनल पे भर भर के व्यूज आ रहे थे, मिलियंस में सब्सक्राइबर थे, वीडियो डलते ही मिलियंस में व्यूज आ रहे थे। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस को अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे थे। अपनी कंपनी ग्लोबल एकेडमी ऑफ कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग के द्वारा 2012 में उन्होंने इस कंपनी को बनाया था और इसी कंपनी को 2019 में विवेक बिंद्रा ने बदलकर इसका नाम बदल करके बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कर दिया था। यहाँ तक तो विवेक बिंद्रा का सब कुछ सही था, मानो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। लेकिन आखिर बड़ा बिजनेस में ऐसा क्या हो गया, उन्होंने क्या गलती कर दी, क्या समझने में परख हो गई कि आज विवेक बिंद्रा की हालत ये है। विवेक बिंद्रा के जितने इंटरव्यूज मैंने देखा, जो पढ़ा, और विवेक बिंद्रा को जब से देख रहा हूँ तो उन्होंने एक बड़ी ही अच्छी मार्केट की टेक्निक है जिसको हर कंपनी यूज़ करती है, ये है पिरामिड स्ट्रक्चर। विवेक बिंद्रा बिजनेस के इतने बड़े जानकार, मार्केट के इतने बड़े आदमी, तो क्यों ना ये टेक्निक अपनाए। वो इसी टेक्निक को वो अपनाने बड़ा बिजनेस के नाम से फील्ड में उतर पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो गच्चे खा जाएंगे। आइए समझते हैं कि बड़ा बिजनेस की प्लानिंग उन्होंने क्या सोच कर की। देखिए, हम कोई शैम्पू यूज़ करते हैं तो उसमें प्रीमियम प्रोडक्ट आता है या बड़े फाइल में आता है। मान लीजिए 200 ml का एक शैम्पू आप खरीदते हैं। ये विवेक बिंद्रा ने अपने एक इंटरव्यू में दिया था बयान, तो उससे मैं ये निकाल रहा हूँ कि मान लीजिए एक 200 ml, 250 ml या 500 ml का शैम्पू आता है प्रीमियम कैटेगरी में। तो वो कैटेगरी को, उस प्रीमियम शैम्पू को खरीदने वाला कौन होगा? जाहिर सी बात है वो प्रीमियम क्लास का आदमी होगा, टॉप लेवल का आदमी होगा। लेकिन वही शैम्पू बनाने वाली कंपनी छोटे छोटे 1-1 ml, 2-2 ml के पाउचेस को बनाती है, और उसको खरीदता है कौन? उसको खरीदता है लोअर क्लास का आदमी, मार्केट का आदमी, जो ग्राउंड लेवल का आदमी है, जो गांव के कस्बों में रहने वाले लोग हैं। इसी कंसेप्ट को विवेक बिंद्रा ने अपनी कंसल्टेंसी फर्म में, इसको ग्लोबल एक्ट के नाम से उन्होंने बनाया था, उसमें लागू करते हैं और नाम बदल देते हैं, बड़ा बिजनेस कर देते हैं इसको। बड़ा बिजनेस क्यों करते हैं? जो मेरा दिमाग कहता है, बड़ा बिजनेस उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको कैप्चर करना था। कॉर्पोरेट हाउसेस को तो कैप्चर कर लिया था उन्होंने, लेकिन अब छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गाँव में रहने वाले जो व्यापारी थे, उनको अपनी कंसल्टेंसी सेवाएं देनी थी, तो उनके हिसाब से उन्होंने नाम रखा था बड़ा बिजनेस। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला था कि मेरी कंसल्टेंसी, मेरी सोच ये थी बड़ा बिजनेस के दौरान कि बिहार में भागलपुर जैसे क्षेत्र में बैठा एक छोटा सा व्यापारी भी हो, उसको मैं कंसल्टेंसी अपनी दे सकूं। और कैसे दे सकूं, इसके बारे में उन्होंने कहा था IBC, जो बड़ा बिजनेस में ये IBC बनाते थे, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। उनका कहना था कि जितनी देर में आधा घंटा में पिज्जा डिलीवर होता है, तो 20 मिनट में हमारा IBC एक बिजनेसमैन के पास पहुंचेगा हमारी कंसल्टेंसी को प्रोवाइड करने के लिए। तो सोच बड़ी अच्छी थी, काबिले तारीफ सोच थी कि छोटे छोटे व्यापारियों को सपोर्ट करें। इसके लिए विवेक जी को धन्यवाद। लेकिन चूक कहाँ हो गई, आगे समझते हैं। तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले मैंने एक वीडियो किया था, थंबनेल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। उसमें मैंने टाइटल दिया था कि आपके प्रोडक्ट की MRP डिसाइड करेगी आपकी जीत। तो मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने कस्टमर्स को डिसाइड करना होगा कि आपका कस्टमर क्या होगा और आपके प्रोडक्ट की MRP क्या होगी। ये दोनों चीज़ आपने डिसाइड कर लिया तो आपके प्रोडक्ट को सेल को कोई रोक नहीं पाएगा। और यहीं पर विवेक बिंद्रा गच्चा खा जाते हैं। देखिए, विवेक बिंद्रा को मिलियंस में लोग फॉलो कर रहे थे, भर भर के व्यूज़ आ रहे थे, लोग एडमायर कर रहे थे, मैं खुद करता था उनको, बाद में छोड़ दिया था मैंने। तो उसमें क्या हुआ, विवेक बिंद्रा ने बड़ा बिजनेस जब लॉन्च किया तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े अपने सेमिनार्स में, वीडियोस में आके बोला कि हम आपको व्यापार करना सिखाएंगे, हम आपको बिजनेस करना सिखाएंगे, हम आपको करोड़ों कमवाएंगे। ये उनकी लाइनिंग थी, उनकी वर्डिंग थी, ये जो मैं बता रहा हूँ, आपको करोड़ों कमवाएंगे, अगर नहीं करोड़ों कमवा पाए तो हम आपका सारा पैसा रिफंड कर देंगे। खैर, रिफंड करने में कोई बुराई नहीं है, हम भी करते हैं। हमने भी अपनी मैं चाय के व्यवसाय से जुड़ा हूँ, हमारी चाय की सप्लाई दूर दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी हमें भी माल वापसी लेना पड़ता है, हम ले लेते हैं माल वापसी। तो ये एक बिजनेस का नियम है और रिप्लेसमेंट या रिफंड पॉलिसी हर कंपनी की होती है और होनी भी चाहिए। तो विवेक बिंद्रा ने बोला था कि अगर नहीं कर पाएंगे तो हम पैसे रिफंड करेंगे। अब बड़ा बिजनेस में विवेक बिंद्रा को करना क्या था? बड़ा बिजनेस में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको अपने चैनल पार्टनर्स बनाने थे। उन चैनल पार्टनर के अंडर में उन्हें अपॉइंट करना था इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अब इन IBCs को विवेक बिंद्रा खुद ट्रेन करते और बताते हैं कि आप जा करके कैसे किसी को कंसल्टेंसी दोगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट में कोई, मान लीजिए कोई होलसेलर है या कोई छोटा मैन्युफैक्चरर है, उसको विवेक बिंद्रा के IBCs जा करके उन्हें कंसल्टेंसी देंगे कि प्रॉफिट्स, उनके बिजनेस को लॉस से प्रॉफिट में कैसे बदलें या कैसे टीम मैनेजमेंट करें, ये सारी चीज़ें। तो ये उन्होंने किया। अब उन्होंने जब IBC अपॉइंट किया तो उन्होंने बड़े बड़े वादे कर दिए, जो वादे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए। और उनके IBCs में जो लोग आए, जो बच्चे आए, वो युवा वर्ग थे, 18 से 25 साल के बच्चे, 30 साल के, जिनके पास अभी करने को कुछ नहीं था। इंडिया में बेरोजगारी का आलम बहुत है, तो लोग प्रभावित हुए कि चलो विवेक बिंद्रा
कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे कि मुझे 10 लाख रुपए महीना कमवा देंगे और मेरा लॉस भी क्या जाता है। जब विवेक बिंद्रा कह रहे हैं कि नहीं कमवा पाएंगे तो मेरा पैसा जो है वो रिफंड कर देंगे, इस लालच में जो गांव के रहने वाले गरीब किसान के बच्चे या कोई और बच्चे, उन्होंने कर्जा लिया, कुछ ने अपने अब सेविंग्स को लगा दिया, किसी ने बैंक से लोन लिया, किसी ने खेत बेच करके, किसी भी तरीके से धान बेच करके विवेक बिंद्रा को उस कोर्स में एनरोलमेंट करने के लिए पैसे दे दिए। अब एनरोलमेंट के बाद जब उन्होंने कोर्स किया, ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद उन्हें जब आउटपुट नहीं मिला कुछ भी, तो उन्होंने विवेक बिंद्रा से कहा, साहब हमारे पैसे रिटर्न करिए, हमें कुछ मिला नहीं है, ना मैं 1 रुपया कमा पा रहा हूँ। उस वक्त विवेक बिंद्रा ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसका खामियाजा वो आज भुगत रहे हैं। देखिए, टोटल कंसेप्ट बहुत अच्छा था। उन्होंने पहली गलती कर दी हायरिंग में, आईबीसीज की हायरिंग उन्होंने सही नहीं की। अगर उन्होंने आईबीसीज की हायरिंग करनी थी तो उन्हें समझना चाहिए था कि वो किसको हायर कर रहे हैं। कम से कम उन्हें एक एग्जामिनेशन, एक इंटरव्यू ले करके चूज करके कुछ आईबीसीज को हायर करना चाहिए था, जो कम से कम उस लेवल का। चलिए, उसके बाद हायरिंग के बाद उन्होंने जब पैसे ले लिए और जब लोगों ने पैसे मांगा, उन बच्चों ने पैसे मांगा कि मेरे पैसे वापस करिए, तो विवेक बिंद्रा की तरफ से कहा गया, या बड़ा बिजनेस कंपनी की तरफ से कहा गया कि अगर आपको अपने पैसे चाहिए तो पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे, आप एक काम करो, आपने जो ये कोर्स लिया है वो 3 लोगों को और जा करके बेचो, पर कोर्स पे मैं 33% कमीशन आपको दूंगा। इस तरह से 3 लोगों को आप बेच देंगे तो आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा ट्रेडिशनल नजर आने वाला बिजनेस धीरे से एमएलएम में घुस गया और ये बन गया एक पॉन्जी स्कीम। बस मुझे लगता है यहीं पर बड़ा बिजनेस या विवेक बिंद्रा ने गलती कर दी। उन्हें उस वक्त उन बच्चों के पैसे रिटर्न कर देने चाहिए थे, तो आज ये दशा विवेक बिंद्रा की नहीं होती। तो ये विवेक बिंद्रा की कहानी आपने सुनी, कमेंट में बताइएगा कि क्या है इसमें आपको गलत लग रहा है, क्या सही लग रहा है, सही किया गलत किया, जो भी है। मेरा बुद्धि विवेक जो था मैंने सामने आपके रख दिया, आपका बुद्धि विवेक कहता है, आप आजाद है उसके लिए, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक बात समझिए, मेरी जो समझ कहती है, भैया मोटिवेशन की जरूरत किसे है। देखिए, मोटिवेशन की जरूरत ही क्यों है। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस किया, आपने 10 लाख 5 लाख लगा दिया, तो भाई साहब आप मोटिवेटेड थे इसलिए आपने बिजनेस में पैसा लगा दिया। आप मोटिवेटेड तो पैसा लगा दिया बिजनेस में, उस समय आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपका बिजनेस 5 लाख 10 लाख लगाने के बाद नहीं चल रहा है तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप मोटिवेटेड थे इसलिए 10 लाख रुपया लगा दिया। उसके बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, ये चीज समझिए। और गाइडेंस वही देगा आपको जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। जैसे मैंने 10-15 लाख लगाने के बाद मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था, चाय का बिजनेस ठप पड़ा था, मैं बेच नहीं पा रहा था, बहुत बुरी हालत थी, तो मुझे किसी मोटिवेशनल गुरु ने गाइड नहीं किया कि मैं अपने बिजनेस को उस से लेके 1 करोड़ तक पहुंचा दूं। नहीं, मुझे कहां से गाइडेंस मिली, जब मैं चाय बनाने वाली फैक्ट्री में गया, उन लोगों के बीच में रहा, वहां जाके मैंने काम किया, तब मुझे पता चला भैया चाय कैसे बिकती है, सेल कैसे होगी, मार्केटिंग कैसे होगी, क्वालिटी को कैसे मैनेज करूं, तब जाके मैं सीखा। तो भैया या आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप कोचिंग का पैसा दे चुके हैं, तो आप तो भैया मोटिवेटेड थे इसलिए आपने कोचिंग का पैसा दे दिया, आप बिजनेस कर रहे हैं, मोटिवेटेड थे। उसके बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो भैया गाइडेंस के लिए गाइडेंस आपको प्रॉपर वही देगा जो उस फील्ड में पहले से काम कर रहा हो। इन चीज़ों को समझिए। आप कोई खेत में खेत जोतने वाले बैल नहीं है कि पीछे से कोई हाकेगा तो आप दौड़ेंगे। इस चीज़ों का ध्यान रखिए। मोटिवेशन कहाँ जरूरत, मोटिवेशन जरूरत होती है इंडियन आर्मी में, मेजर्स और कर्नल चिल्ला के उन्हें मोटिवेट करते हैं तो हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे चले जाते हैं बंदूक तान करके। मोटिवेशन वहाँ जरूरत होती है। मोटिवेशन जरूरत होती है आधे घंटे के हॉकी के गेम में, जैसे आपने चक दे इंडिया देखी होगी, शाहरुख खान ने लास्ट में मोटिवेट किया, ये 70 मिनट, ये तुम्हारे आखिरी 70 मिनट है, इतना मोटिवेट किया कि अपने जी जान लगा दिया। मोटिवेशन भाई आपको मिलेगा तो याद रखिए, ये मोटिवेशन कुछ घंटों कुछ दिनों तक चल जाएगा, उसके बाद आप वही ठन गोपाल रहेंगे। तो भैया मोटिवेशन का आपके अंदर खुद है, सेल्फ मोटिवेशन को जागृत करिए, अपने आप को मोटिवेट करिए, खुद से मोटिवेट करिए, पढ़िए, रिसर्च करिए। जितना आपकी नॉलेज स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा आप मोटिवेट होंगे, ये बात मेरी याद रख लीजिए। अब बात करते हैं संदीप माहेश्वरी। देखिए, संदीप माहेश्वरी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत में कुछ चुनिंदा ही लोग हैं जिनको 0% हेटर्स हैं, 0% हेटर्स हैं। जैसे हमारे सर रतन टाटा, और उसी तरह से हम एक नाम लेंगे संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी एक ऐसे पर्सनालिटी इंडिया में हैं जिनके 0% हेटर्स हैं। और कहूँगा संदीप माहेश्वरी जी, सर आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ऐसे ही आप करते रहो, युवाओं को गाइडेंस देते रहो। और बाकी आप लोग का क्या विचार है, मैंने जो बोला उसमें आप कितना सहमत हैं या नहीं सहमत है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।